आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आईटी का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। इससे पहले इस यूनिट का जो है एक वीडियो और अपलोड हो चुका है जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में बात किया था। मैंने उसे सेपरेटेड वीडियो में बनाया हुआ है, बाकी वो भी इसी यूनिट का हिस्सा है, यूनिट 1 का ही हिस्सा है वो भी। और ये है कंप्यूटर के आगे के जितने भी पार्ट्स थे या जो भी टॉपिक्स थे। तो ये जो यूनिट है वो काफी बड़ा था, खैर अभी भी बड़ा है, लेकिन मैंने कंप्यूटर वाला पोर्शन ऑलरेडी करा दिया है, उसकी वीडियो अलग है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के आगे से जो है हमारा वो उसे शुरू करेंगे, उसे पढ़ेंगे। और अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल बेस है। लेकिन फिर भी अगर आधा प्रैक्टिकल बेस है तो आधा जो है हमारा 50 नंबर तो थ्योरी के है ना। तो हमें किताब तो पढ़नी पड़ेगी, हमें जो है थ्योरी तैयार करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपका प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं है तो आप थ्योरी पढ़िए और एटलीस्ट थ्योरी में अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि देखिए जिसको प्रैक्टिकल आता है ना वो थ्योरी भी कर लेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। लेकिन कोई नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आप थ्योरी भी पढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ था जब मैंने कंप्यूटर वाला पढ़ाया तो वहां पर जो है एक चीज छूट गई थी। एक एक टॉपिक था जो था ह्यूमन वेयर। हिंदी की किताबों में ये नहीं है, लेकिन इंग्लिश अगर आप सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में आपके ये है ह्यूमन वेयर। मैंने पहले जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अभी ये ह्यूमन वेयर क्या है ना भाई, सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ह्यूमन वेयर क्या है कि वे सभी चीजें जो इंसान को किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में सहायता करती हैं, वो क्या है, ह्यूमन वेयर है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हमारा हमारा जो ह्यूमन वेयर है वो क्या है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों। जो हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, उसकी मदद से ही तो हम कंप्यूटर चला रहे हैं। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट है जिसे हम चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसे यूज करने के लिए हमें जो चीजें लग रही हैं वो क्या है, हमारा ह्यूमन वेयर है। ये ह्यूमन वेयर जो टर्म है ये आप अपनी लाइफ में अदर जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो कंप्यूटर के संदर्भ में हो रहा है। तो चलिए, ये तो था हमारा ह्यूमन वेयर। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है स्टोरेज मीडिया यानी भंडारण माध्यम। जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पे क्या आता है हमारे पास, एक स्टोरेज मीडिया आता है। स्टोरेज मीडिया यानी आपके घर का स्टोर रूम होता है ना, जो उसी तरीके से कि वहां पे आपको जगह मिलती है या नहीं मिलती, और कितनी जगह मिलती है, आप क्या क्या रख सकते हो, कैसे रखते हो। तो क्या होता है कि कुछ क्षमता तो कंप्यूटर के अंदर इनपुट होती है, ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। क्या होता है कि कंप्यूटर में कुछ जगह तो होती है, जब आप फोन लेते हो या कंप्यूटर तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत स्टोरेज का सिस्टम होता है। लेकिन उसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बाहर से भी भंडारण करना पड़ता है। यानी हम बाहर से उसमें अपनी मेमोरी कार्ड लगाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी फोटो खींचनी है, बहुत सारी वीडियोस बनानी है ना। तो इसी बेसिस पे क्या हुआ है कि जो ये हमारा भंडारण है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। पहला तो है ये प्राथमिक भंडारण या फिर मेमोरी, और दूसरा है द्वितीयक मेमोरी। तो सबसे पहले हम प्राथमिक पढ़ते हैं, है ना। प्राथमिक भंडारण मेमोरी, ये क्या होता है, आंतरिक मेमोरी। यानी जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो फोन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है या टैब है, उसका जो आंतरिक मेमोरी है ना, उससे इनबिल्ट जो है ऑलरेडी जो हमें वो देता है। अगर हम चिप नहीं भी लगाएं, मेमोरी नहीं भी लगाएं, तो भी क्या होता है, कंप्यूटर में आप फोटो सेव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वो देता है। उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर दो चीजें आती है, रोम और रैम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दैट्स मीन कि जो दो तरह की मेमोरी दे रहा है हमें। रोम में क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी, एक चिप होती है, ठीक है, इसको आप केवल क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। देखो नाम ही इसका ये है। आप इसमें इसके जो आंकड़े हैं या जो इसमें डाटा होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, आप जब भी कंप्यूटर खोलोगे आप उसको पढ़ लोगे। प्रोग्राम भंडारण, इसमें जो प्रोग्राम है वो भंडारण रहता है, वो नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब वो हिलेगा नहीं, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने सेव कर दिया है तो वो सेव है। अगला है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये उसका थोड़ा सा उल्टा है। ये क्या होता है कि ये पठन और लेखन दोनों के काम आता है। आप उसे पढ़ भी सकते हो, देन आप उसमें कुछ ना कुछ लिख भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। साथ ही साथ क्या होता है, इस डाटा को हम बदल भी सकते हैं। अगर हमने उसमें कुछ लिखा है कि 10,000 महिलाएं हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, 5,000, तो आप उसको काट के जो है 5,000 भी कर सकते हो, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। और जब आप इसे बंद कर देते हो ना, तो क्या हो जाता है कि आपके जो डाटा होते हैं वो मिट जाते हैं। इसलिए आपको दोबारा ऑन करने पे, दोबारा से अगर आपने सेव नहीं किया है तो उसे दोबारा से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है।
इसमें दो तरह के हैं, एक तो DRAM और SRAM, ये सिर्फ इसके पार्ट है, ये रैम के ही पार्ट है, DRAM और SRAM। चलिए आगे चलते हैं। जो है द्वितीयक मेमोरी है, मैंने बताया जो हम बाहर से सेकेंडरी जो हमारा मेमोरी होता है हम वो डालते हैं, चिप डालते हैं ना, मेमोरी कार्ड डालते हैं, भाई तेरी कितनी है, 64 GB की है, किसी के पास 16 GB की है, तो आप जितनी ज्यादा GB की मेमोरी लेते हैं उतना ज्यादा आपको स्टोरेज मिलता है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि अतिरिक्त भंडारण के लिए बाहरी उपकरण जो हम लगाते हैं, ये क्या क्या हो सकती है। देखो हार्ड डिस्क होती है, आपने कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क चलाया है ना, डिस्क, उसमें भी तो हम सेव ही करते हैं ना, चाहे वो शादी की कैसेट हो या किसी प्रोग्राम का वीडियो हो, है ना। तो ये क्या होता है, हार्ड डिस्क एक कठोर और अलचीला डिस्क होता है, आपने देखा होगा, गोल सी सीडी देखी ना, एल्यूमिनियम की होती है, और ये वर्ताकार प्लेटों पर भंडारण करता है, यानी ये गोल गोल होती है, ठीक है, और इसके अंदर ही क्या होता है, हमारा स्टोरेज होता है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क होती है, क्या होता है, ये भी डिस्क ही है, बस इसका जो क्वालिटी अलग है कि लेजर किरणों द्वारा जो है हमारे जो स्टोरेज है वो काम करता है, इसके अंदर लेजर किरणों का इस्तेमाल होता है। और DRAM, तो इसके अंदर भी जो है ना DROM है, ये सिर्फ क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मैंने बताया था ना इसका फुल फॉर्म। तो इसमें केवल आप पढ़ सकते हो, DVD, आप जो है इसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी लगा सकते हो, फिर फोटोग्राफी, वीडियो, ऑडियो, जो भी चीजें हैं आपके पास वो आप क्या करेंगे, इसके अंदर सेव कर लेंगे। एक होता है ब्लू रे। तो ब्लू रे भी क्या होता है, वो भी एक तरह से डिस्क ही होती है, उसके अंदर भी आप क्या करते हैं कि स्टोरेज करते हैं, और ये बड़ी मात्रा में ऑडियो और वीडियो को सेव करता है, यानी इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आपने सुना होगा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में मूवी ले लो, शेयर कर लो, है ना, तो वो भी तो स्टोरेज ही कर रहा है ना। तो ये एक आधुनिक उपकरण है, और ये एक से दूसरे कंप्यूटर में शेयर भी कर सकते हैं, और ये छोटा होता है और सहज भी होता है ना, आप पॉकेट में भी रख के जा सकते हो। और इसमें क्या होती है, इसकी जो क्षमता है वो 32 MB से लेके 64 GB तक, देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, पोर्ट उपलब्ध होता है, इंसर्ट, आप जो इसको जो पेनड्राइव होता है उसको इंसर्ट करते हैं, और इसके लिए हमारे कंप्यूटर या CPU में जो ऑलरेडी दी होती है जगह कि आप इसमें इंसर्ट कर लो। उसके बाद आती है मेमोरी कार्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये आप फोन में MP3 एम और MP प्लेयर, डिजिटल कैमरा, इन सब में आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। यहाँ तक कि जो आपके छोटे छोटे से वो आते हैं ना, जिसमें आप गाने सुनते हो, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, इन सब में आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या फिर कैमरा कोडर इत्यादि में आप इसका प्रयोग कर लोगे। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर कौशल यानी कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स क्या है, आप अगर कोई कंप्यूटर सीख रहा है, अगर हम सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या स्किल आएगी, हम क्या सीखेंगे। तो भाई कंप्यूटर स्किल के अंदर दो ही चीजें हैं ना, आपको क्या सीखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर और प्लस हार्डवेयर से करना काम। कि जो प्रोग्राम है, आपको पहले तो हार्डवेयर समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, देन सॉफ्टवेयर कि हम इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, जब हम कौशल सीखते हैं, तो आपने और छोटे बच्चे भी शुरुआत कहाँ से करते हैं, पेंट प्रोग्राम, पेंटिंग से, है ना। तो पेंटिंग में क्या होती है, विंडोज 7 या 8 जो आप डलवाओगे कंप्यूटर में, उसमें ये प्रोग्राम अवेलेबल होता है। आप इसमें ड्राइंग कर सकते हो, कलर भर सकते हो, इसमें टूल्स क्या क्या होते हैं, ब्रश, कलर, टेक्स्ट, कर्व और इरेजर होता है, रेक्टेंगल एक्सेट्रा, काफी सारे इसमें टूल्स होते हैं। उसके बाद आता है नोट पैड। जब आप कंप्यूटर स्किल सीख रहे हो, आपको नोटपैड मिलेगा कंप्यूटर में। दिस इज क्या है कि टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मान लो आपको कोई फाइल बनानी है, लिख के कुछ लिखना है, या फिर आपको जो असाइनमेंट बनाना है, तो आप टेक्स्ट कर सकते हो उसको, ठीक है, एंड देन बाद में क्या करोगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा लोगे, ठीक है। इसके मेन्यू में क्या क्या होता है, फाइल होगा, एडिट होगा, आप एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, फोंट स्टाइल, फोंट का स्टाइल भी आपके पास आ जाएगा, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद आता है एक MS वर्ड। तो ये क्या है, ये एक तरह का माइक्रोसॉफ्ट है, यानी ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये जो है नया प्रोसेसर है एक तरह से, जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम करता है या चलता है। इसके अंदर क्या होता है, टेक्स्ट को ठीक करना या फिर व्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल होता है। मान लो आपने पूरी फाइल बना ली, लेकिन आपकी कुछ कुछ गलतियां हैं, तो आप उसको जो है ना ठीक कर सकते हो, या फिर कोई शब्द आगे पीछे हो गया उसको सही कर सकते हो। पेज के किनारे डालना यानी मार्जिन, वो जो पेज के साइड में आप हाशिया डालते हो ना, छोटे एक लाइन खींचते हो स्केल से, पेपर देते हो जब, तो MS वर्ड में ही आप क्या करते हो, इसका इस्तेमाल करते हो। कोई भी शब्द ढूंढना वो बदलना, मान लो बहुत बड़ी फाइल है, आपको कोई वर्ड ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, फटाफट सर्च मारोगे और वो वर्ड कहाँ पर है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ सेटिंग, कोई पैराग्राफ ऊपर नीचे हो गया, आप उसको सेट कर सकते हो कहाँ लगाना है ना।
एक होता है MS एक्सेल। ये सब हम कंप्यूटर स्किल में पढ़ रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो आपको ये इन शब्दों से फेमिलियर होना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, ये भी MS ऑफिस या फिर जो MS वर्ड है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा है ये वाला, इसी का पार्ट है ये। इसमें क्या होता है कि USA द्वारा निर्मित है। ये जो एक्सेल है, ये याद रखना, वन वर्ड सीटेड का क्वेश्चन आ गया ये आपके पास। सीटेड का क्वेश्चन है कि ये जो है MS एक्सेल, इसका कहाँ से निर्माण हुआ, तो ये हुआ है US से, अमेरिका से, ठीक है ना। इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है बैंकिंग कार्यों में, गणना करने में, बजट बनाने में, परिमाण सूची तैयार करने में, ठीक है। आगे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना। MS पावर पॉइंट भी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन तैयार करते हो और प्रोजेक्शन पे दिखाते हो। लाइक आपने वो देखा है ना कि कंप्यूटर से प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है बड़ी स्क्रीन करके, तो ये बहुत ही प्रभावी होती है। इससे हम बहुत ज्यादा जो है इम्प्रेस हो जाते हैं, स्टूडेंट इम्प्रेस होते हैं, समझते हैं चीजों को। इसमें ऑडियो भी आप तेज करते हो, वीडियो भी चल रही होती है, तो काफी इफेक्टिव होता है। ये तो था हमारा कंप्यूटर कौशल। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरनेट। तो भाई इससे कौन अनजान है इंटरनेट। अभी जो आप ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हो ये भी तो इंटरनेट ही है ना। इंटरनेट नहीं होता तो कहाँ से होता। तो इंटरनेट क्या है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ या एक शब्द में अगर कहूँ तो ये एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़े। तो इंटरनेशनली ये हमें जोड़ रहा है ना। हम यहाँ बैठे हुए अमेरिका में किसी बंदे से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो किसकी वजह से, इंटरनेट। बात करते हैं परिभाषा की। तो एक क्रम्बलिश नाम के हुए हैं हमारे, काफी महान व्यक्ति है। इन्होंने क्या कहा कि इंटरनेट नेटवर्कों का विश्वव्यापी एक नेटवर्क है। विश्वव्यापी यानी पूरे वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट कंप्यूटर के लिए आदान प्रदान करने का ढंग है। अगर कंप्यूटर है लेकिन इंटरनेट ही नहीं है तो क्या वो चलेगा, नहीं ना। तो यह कोई स्थान नहीं है भाई। इंटरनेट कोई जगह नहीं है कि आप वहां पे जाओ एंड देन आपका जो है काम हो जाएगा। वो कोई जगह नहीं है। यह अन्य कंप्यूटर तक पहुंचने का एक मार्ग है, बल्कि ये एक रास्ता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचने का मतलब एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुंचेगा इनडायरेक्टली, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इंटरनेट का उपयोग व प्रयोग की यूजेस एंड एप्लीकेशंस क्या है। आप क्यों कंप्यूटर का, इंटरनेट का जो है इस्तेमाल कर रहे हो। सूचना प्राप्त करना, कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको कहाँ से मिलेगी, इंटरनेट से, सेकंड्स में, है ना। तुरंत पता चल जाएगा कि गोवा में क्या हुआ, तुरंत पता चल जाएगा कि अमेरिका में क्या हुआ। आपको वीडियो मिल जाएगी, यहाँ तक कि आप देख पाओगे कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद क्या होता है, सूचना प्रदान करना। अब हो सकता है आपको सूचना मिल रही है, अब आप यहाँ की सूचना भी देना चाहते हो तो आप सूचना प्रदान भी करोगे। एंड देन संकलित करना, आप क्या करोगे, उसको संकलित कर लोगे या फिर आप जो सेव कर लोगे, इन फ्यूचर आपके काम आए, आपके बच्चों को दिखाने के लिए या कुछ भी इस तरीके से स्टोरेज कर लोगे। अब इन सब का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, शिक्षा में, विज्ञापन में, खरीदारी, व्यवसाय, वित्तीय सेवाएं और सरकार। तो ये सारे लोग जो है हमारे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग की। तो क्या यार, इसके तो इतने सारे उपयोग हैं कि मतलब बहुत सारा लिख दोगे, फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं जो मेन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको मेल भेजना है तो इंटरनेट चाहिए। जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, www.com लगाते हो ना, उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP कहते हैं जिसको, ठीक है ना। अगर हमें फाइल ट्रांसफर करनी है तो हमें इंटरनेट चाहिए। और ये होता है टेलनेट, संचार, मतलब संचार है ये तरह से दूसरे से दूसरे तक पहुंचना। उसके बाद है आर्ची यानी सर्चिंग। हमें कुछ भी सर्च करना, हम गूगल मारते हैं ना सीधा, तो इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे मारोगे। उसके बाद यूज नेट यानी सार्वजनिक जो सूचनाएं होती हैं वो दूसरों तक पहुंचाना। और ई कॉमर्स यानी अब तो देखो व्यवसाय भी जो है हमारा ऑनलाइन हो गया है ना। आप देखो सारी खरीदारी ऑनलाइन हो रही है, अब तो ऑफलाइन कम ही निकलते हैं लोग। अब कोरोना टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अब मैं एक बात और बता दूं कि आपके सिलेबस में भले इसके लाभ और हानि नहीं है, इंटरनेट के लाभ और हानि, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको जो है ना, इंटरनेट के लाभ और हानि इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कि हो सकता है पेपर में जो है आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ये वाला क्वेश्चन ना काफी आता है। आपके सिलेबस में वैसे ये नहीं है, तो चलो छोड़ो इसे, आगे चलते हैं। जो अगला टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी, है ना। क्या होता है जो हमारा शैक्षिक तकनीकी का मतलब क्या है, जो हमारा एजुकेशन है उसमें हम कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जो एजुकेशन है हम उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो उसमें क्या है कि शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। इससे क्या होता है, हम क्यों करते हैं, हम क्यों टेक्नोलॉजी लगाते हैं, क्यों नहीं ऐसी छोड़ दो, जो पढ़ना है पढ़ो, कोई मैनेजमेंट नहीं, ऐसे हो सकता है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो आप
शिक्षा ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कोई एम है, आपको कुछ बनना है, आपको पैसे कमाने हैं या आपको पर्टिकुलर कोई जॉब लेनी है, आपको कुछ बनना है, तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी जो है काफी हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजी से ही आप एम प्राप्त कर पाओगे अपना। तो शिव के मित्रा ने क्या कहा कि शैक्षिक तकनीकी को ऐसी तकनीकी या विधियों के विज्ञान के रूप में जाना जा सकता है जिनके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। कि हमारा पढ़ने का जो भी उद्देश्य है, एक अच्छा इंसान बनना है, कुछ भी उद्देश्य है आपका, आप उसको प्राप्त करेंगे जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं शिक्षक तकनीकी, तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, दो नहीं एक्चुअली 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका शिक्षण तकनीकी, अनुदेशनात्मक और व्यवहार और जन्य तकनीकी। ये टर्म थोड़ी अजीब है, लेकिन ये कुछ है नहीं ऐसा, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा आता नहीं है। बस आपको, क्योंकि आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी लिखोगे ना, तो आपको ये भी लिख देना होगा कि इसके 3 प्रकार होते हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। बस इससे ज्यादा इसका और कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं, इसका कार्य क्या है, जो अभी हमने पढ़ा हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके फंक्शंस क्या है, ये पेपर में आते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या लिखना है, अच्छे परिणाम के लिए, है ना, रिजल्ट अच्छा आए हमारा, हम कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आखिर में जो है वो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। शिक्षा उद्देश्य, आपके एजुकेशन का जो पर्पज है वो प्राप्त हो। आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को खोजें। मान लो आप अभी एम डिसाइड नहीं है, तो अब आप अपना एम डिसाइड कीजिए। समस्या ढूंढ कर समाधान निकालिए, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालो। देन फीडबैक दीजिए, योग्यताएं एवं विशेषताओं की जानकारी, परिणाम मूल्यांकन की आपका जो रिजल्ट आया है वो ठीक है या नहीं, आप सही कर रहे हैं या नहीं, और अनुकूल परिस्थिति भी आपको देता है कि जिसमें आपको जो बनना है आप उसी फील्ड में चले जाते हैं। आगे है एक और टॉपिक है इसी में कि शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र यानी स्कोप्स। आप जो ये पढ़ रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके स्कोप क्या क्या है, आगे चल के आपको क्या क्या करना है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो क्या होता है कि शिक्षण एवं अधिगम का विश्लेषण। आप जो है टीचर बनने वाले हैं मान लीजिए, और नहीं भी बनते, आप कभी खुद के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे कि शिक्षण करेंगे और अधिगम का विश्लेषण, कि आपने जो सीखा क्या वो ठीक है और वो कितने हद तक ठीक है, इन चीजों का वो जो है निर्धारण करेगा। उसके बाद आता है शैक्षिक लक्ष्यों की पहचान। से देखिए जो फंक्शन, स्कोप, ये सब एक ही चीजें घुसाई हुई होती हैं, बस होता है टर्म को समझना। आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को समझ लिया है ना, अब आप चाहे इसके कार्य पूछो, अब चाहे आप इसके उद्देश्य पूछो, इसके फायदे पूछो, इसके नुकसान पूछो, अब जो है हमने चीज समझ ली है तो हम लिख देंगे आंसर। पाठ्यक्रम का विकास करना, भाई कौन नहीं लिख सकता ये आंसर, बताओ। अध्यापक की तैयारी, है ना, टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले अपनी भी तो प्रिपरेशन करता है ना। और श्रव्य और दृश्य सहायक, इसमें आप क्या कर सकते हो कि ऑडियो वीडियो भी दिखाओगे। अगला टॉपिक है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यस, दीज टू टर्म्स, ये दोनों एक नहीं है। शैक्षिक की तकनीकी और शिक्षा में तकनीकी, ये दोनों ही चीजें अलग हैं, और ये आपके सिलेबस में है और इसका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ, पढ़ने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, बस में और की का ही तो फर्क है। शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी। तो जब हम बात करते हैं ना शिक्षा में तकनीकी की, तो हम क्या बोलते हैं कि तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप विकसित साधनों, उपकरणों आदि का शिक्षा में उपयोग करना। कि जो हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा है, हम इतने आगे आए हैं, हमने तकनीकी प्रगति कर लिया है, विकास किया है अपना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप जो साधन है हमारे, मान लो कंप्यूटर है, सेलफोन है, रिकॉर्डर है ना, ऑडियो वीडियो प्लेयर है, हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों का अपनी शिक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधी सी बात, ये होता है शिक्षा में तकनीकी। शिक्षा में तकनीकी यानी एजुकेशन में हम इन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी सी बात, सिंपल सी बात, हम जो इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, हम इतना तकनीक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हाँ हम जो है तकनीक को अपनी शिक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं शिक्षा में तकनीकी। लेकिन जब हम बोलते हैं शिक्षा की तकनीकी, एजुकेशन की टेक्नोलॉजी, तो क्या बोलते हैं कि शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, ना कि बाहरी सहायक सामग्री। हाँ जी, जब हम शिक्षा की तकनीकी कहते हैं तो हम तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी को शिक्षा का एक पार्ट मानते हैं। ये नहीं मानते कि नहीं हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये मानते कि जितना एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है,
इसमें क्या है कि शिक्षा संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और अपनाई गई तकनीकी व प्रणाली ना कि मात्र सेवा। हम जो है टेक्नोलॉजी को सिर्फ सेवा नहीं मानते कि हाँ ये हमें हेल्प कर रहा है, बल्कि इसे पार्ट मानते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा शिक्षा में और शिक्षा की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है। आगे हमारा टॉपिक है सिस्टम अप्रोच का, यानी कि प्रणाली उपागम। अभी क्या होता है, आप देखेंगे कि सिस्टम की तो हिंदी होती है प्रणाली, अप्रोच तो होता है किसी चीज की पहुंच, है ना। लेकिन यहाँ पे आया उपागम, तो ये कोई नई बात नहीं है। वही बात है कि जो प्रणाली है, कोई भी सिस्टम होता है, आप देख लो घर में हमारे सिस्टम होता है, एक सिस्टमैटिक चलती है ना चीजें। स्कूल में भी हमारा सिस्टम होता है कि स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे, डेस्क होगा, बोर्ड होगा, प्रिंसिपल होंगी, है ना। तो ऐसे सिस्टम से चलती है हर चीज। तो हम बात करें शिक्षा की, है ना। हम तो शिक्षा ही पढ़ ही रहे हैं, हम तो एजुकेशन कोर्स कर ही रहे हैं, डीएड तो है ही एजुकेशन कोर्स, तो हमारा शिक्षा में ही जुड़ा रहेगा हर चीज। तो क्या होता है, शिक्षा व इससे जुड़े सभी कार्यों के उचित प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं और प्रयोगकर्ता को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। जब आप टीचिंग करने जा रहे हो तो आपको सिस्टमैटिक होना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपने होमवर्क तो इंग्लिश का दिया है और अभी आप जो हिंदी पढ़ रहे हो, तो इससे जो है सिस्टम बिगड़ जाता है। अब जब हम बात करें सिस्टम अप्रोच की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अपने आसपास देखिए सिस्टम कितने तरीके का होगा। अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखते हैं तो एक नेचुरल है और एक जो हमने बनाया है। नेचुरल में देखो हर चीज अपनी जगह पे है ना। हमारा सौर मंडल, सूर्य जहाँ है वही है, पृथ्वी जहाँ है वही है। क्या वो अपना सिस्टम बदल रहे हैं? मानव का शरीर देखो, आप खाते हो, देन खाना पचता है, देन आप टॉयलेट जाते हो, ये सिस्टम ही तो है ना। और जब हम मानव निर्मित सिस्टम की बात करते हैं तो संचार प्रणाली, जो हमने संचार की प्रणाली बना रखी है कि हम जो इंटरनेट जो है, पहले इंटरनेट का जो रिचार्ज करेंगे, फिर हम नेट ऑन करेंगे, तब हम मैसेज भेजेंगे तो मैसेज जाएगा, फिर डबल टिक होगा तो वो पढ़ लेगा, ऐसे है ना। तो ये सिस्टम से चल रहा है। तो बड़ा बड़ा देखें तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दो तरह के हमारे ये सिस्टम उपागम होते हैं। चले आगे चलते हैं। अगला है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम, कि जब हम शिक्षा ही पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें इस सिस्टम की क्या जरूरत है, मैंने वैसे भी बता दिया है, फिर भी कुछ पॉइंट्स देख लो। समस्या विशेष की पहचान व जानकारी, उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्य बनाना, है ना, कार्य अविश्लेषण करना, प्रारूप एवं विकास करना, उचित हल का चयन करना और समाधान को उपयोग में लाना। आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी की भूमिका। जो हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी क्या आवश्यकता है हमारे एजुकेशन में, क्या है भाई, देख लो कितना इजी है। शिक्षा के लक्ष्यों को पहचान करना, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, पाठ्यक्रम का विकास करना, अध्यापक की तैयारी और शिक्षा का वैज्ञानिक सुधार व आधार। इसमें और भी पॉइंट्स ले सकते हैं कि विद्यार्थी का अधिगम अच्छा करना, है ना, उसके लक्ष्यों को पहचानना, प्रॉब्लम्स ढूंढ के सोल्यूशन निकालना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ई लर्निंग। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सुना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ई लर्निंग ही तो कर रहे हैं, है ना। घर बैठे ही तो पढ़ रहे हैं, फोन में ही तो पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई हार्ड कॉपी तो नहीं है ना। हालांकि नोट्स मैंने कॉपी पे बनाए हुए हैं, लेकिन पढ़ तो हम इसे ई तरीके से रहे ना, इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ रहे हैं ना। अगर फोन नहीं होगा तो आप ये वीडियो नहीं देख पाओगे, आप ये नोट्स नहीं देख पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो ये ई लर्निंग है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और माध्यमों तथा संसाधनों की सहायता से ली जाने वाली शिक्षा। जब आप उपकरण और माध्यम और संसाधन की जो हेल्प से आप शिक्षा लेते हो तो आप कहते हो कि आप ई लर्निंग ले रहे हो। ये क्या है, नवीन संप्रत्यय है, ये जो है काफी नवीन है, न्यू है, अभी अभी आया है। हमारे जो मम्मी पापा के टाइम पे नहीं था ऐसा, है ना, तो ये न्यू हुआ। कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित, इसे कंप्यूटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समय व साधन की बचत, इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है और साधन भी बचते हैं। मान लीजिए आपको कोई बुक चाहिए, अब आप लाइब्रेरी जाएंगे, ढूंढेंगे, गाड़ी का पैसा लगाएंगे, इससे बड़े आप ऑनलाइन सर्च मारिए, इंटरनेट है ना, है ना, ई लर्निंग है ना आपके पास, ई लाइब्रेरीज है ना ऑनलाइन अवेलेबल। उसके बाद क्या होता है, ये बेहतर ढंग है। जो हमारा परंपरागत था किताबों ढूंढना और फिर पुराने न्यूज़पेपर चाहिए हमें 1987 का, तो कहाँ जाओगे ढूंढने के लिए, अभी हमारे लिए ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, हम आसानी से ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा आखिरी जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है ICT। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
इंफॉर्मेशन यानी सूचना व संप्रेषण की तकनीक। सूचना व संप्रेषण की तकनीक क्या है? कंप्यूटर ही है ना, इंटरनेट ही है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? आईटी पढ़ रहे हैं ना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको बार बार यही टर्म सुनने को मिलेगा। ये कैसा होता है? मौखिक और लिखित। जब आपको इंफॉर्मेशन या फिर संप्रेषण करना होगा, किसी से बात करनी है या सूचना देनी है, तो या तो आप मौखिक बोलोगे, मुंह से बोलोगे, या फिर लिख के बोलोगे। तो जब हमारा ये हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम भाई क्यों किसी से मुंह से बोलेंगे ना, है ना। आप किसी के सामने हाँ बोल भी सकते हैं। कैसे? आप वीडियो बनाइए एंड देन शेयर कर दीजिए, तो आपने बोलकर बता दिया। क्या होता है इसमें जो है, मैंने ये डायग्राम सा बनाया, इसे देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैसेज है, ये हमारी जानकारी है, ये हमारा संप्रेषण है। इसे क्या, ये क्या आता है कि ये हम क्या करते हैं, सेंडर मैसेज तैयार करता है, जो भेजने वाला है किसको भेजता है? रिसीवर को, जिसके पास ही जाएगा। फिर रिसीवर अपना फीडबैक देगा कि वो क्या जानता है इस बारे में, वो क्या चाहता है, एंड देन दोबारा सेंडर मैसेज तैयार करेगा, है ना। तो ये वाला गोल गोल चक्कर जो है चलता रहता है। अब ये कैसे कैसे होता है? वर्बली हो सकता है ना, मैंने बताया बोल के, टेलीफोन हो सकता है, ईमेल, ऑनलाइन लेटर, या फिर वॉइस मेल। इनमें से कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका आईटी का फर्स्ट यूनिट, कंप्लीट कर दिया है मैंने इस वीडियो में। इस वीडियो अलावा एक वीडियो और है कंप्यूटर वाली, वो भी यूनिट 1 ही है, उसमें सिर्फ कंप्यूटर के बारे में है। तो आप वो देख लीजिए एंड देन ये देख लीजिए, आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।